नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे आप सब लोग। सब बच्चा पार्टी मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल के पूरे प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली बच्चा ये चैप्टर के अंदर जो भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, और वो क्वेश्चंस इतने भी आप लर्न कर लोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि जनरली ये होता है कि हम लोग हमेशा लाइक JEE और नीट के लिए प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं, तो हम डिटेल्ड आंसर्स जो हैं वो थोड़े लिखने में मुश्किल हो जाती है, हम नहीं लिख पाते हैं, और इसके लिए स्कूल के एग्ज़ाम्स में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट मेरा ये एक मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को एक तरीके हेल्प कर दूं टू क्रैक योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो। ओके, तो जिसमें आप अपने एक तो लिखने का आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और कैसे प्रेजेंट करना है, तो इस पे मैंने थोड़ा सा आपको हेल्प करने का सोचा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उसके अंदर चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ही बिल्कुल कि मैम ये वाले क्वेश्चन आए थे एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर वो ये है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। ओके, क्या क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे किन किन साइंटिस्ट लोगों का एफर्ट रहा है वो हमें बताना है। अब इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। ठीक है, लॉथल मेयर, डिमिट्री मेंडली, जॉन न्यूलैंड, डॉबनेर, ये भी है ना। ठीक है, तो वो भी आ सकता है। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको कोई पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को दो टाइप से बताया कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं डिपेंड ऑन द मार्क ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरुआत की थी कि एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाए। फर्स्ट केमिस्ट जो थे उनका नाम है डॉबरआइनर। ओके, तो यही होगा उनका फॉर्म, दैट इज अ डॉबरआइनर ट्रेट्स। अब ट्रेट्स मतलब कि तीन तीन का ग्रुप बनाना। ठीक है, तो ट्रेट्स का मतलब ही होता है कि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स की दोस्ती करवा दी। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना देना। तीन दोस्त होते हैं ना, 3 इडियट्स में भी 3 दोस्त हैं। ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में 3 दोस्त हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की दोस्ती करवा दी। अब दोस्ती भी कैसे करवाई आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जर्मन केमिस्ट जो थे डॉबरआइनर, वो 1800 में उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को, और उन्होंने उनमें कुछ समानताएँ देखी। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज़ देखी। तो अब ये सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाता हूँ जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट के मासेस को प्लस करूँगा। ओके, द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसको अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। देखो इससे मैं आपको एग्जाम्पल तो समझा अच्छे से समझ पाओगे। आपके पास देखो ये टेबल दी हुई है, सो यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे लिथियम है 7 एटॉमिक मास। ठीक है, 7 नंबर है। पोटेशियम है 39। ओके, तो लिथियम और पोटेशियम के मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि 7 + 39 डिवाइड बाय 2। तो 7 + 39 हम करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिल रहा है 46 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा 23। अब 23 किसका मास है? सोडियम का मास है। तो इन्होंने क्या कर लिया, सोडियम को मिडल एलिमेंट बना दिया। ठीक है, तो आ गया हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, तो इस तरीके से 3 का ग्रुप ये बना दिया। सिमिलरली 3 का ग्रुप ये वाला बना दिया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ओके, फिर आया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो 3 का ग्रुप इस तरीके से बनाया। इसके लिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो अब इसमें दिक्कत क्या हुई थी? तो दिक्कत ये हुई थी कि ये लॉ जो है वो सब एलिमेंट्स के लिए सही नहीं बैठ रहा था। ओके, दैट वाज नॉट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि आगे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और आगे वो भी और होने वाले थे। ये प्रडिक्शन तो आ चुका था। तो इसकी वजह से क्या था ना कि जब इन्होंने ये 1800 आप समझ सकते हो 1800 में तो इतने एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं होते। अगर मैं बोलूँ नॉर्मल 40-56 के आसपास कोई एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, दैट से ज़्यादा थे नहीं। तो इतने एलिमेंट्स में ही चलो फिर भी ठीक बैठ रहा था, पर जैसे ही एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे तो ये जो है वो प्रॉपर्टी सब पे एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, इसके लिए रिजेक्ट हो गई। फिर कौन आए? फिर आए हमारे पास न्यूलैंड। ओके, कौन आए? न्यूलैंड।
तो 1865 में ये बात तकरीबन चल रही थी 1800 के आसपास की, ठीक है ना। उसके बाद 1865 में डोमिनेंट रेड जो फेल हो चुका एंड देन उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास एक इंग्लिश केमिस्ट आए जिनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। आपकी किताब में ज़्यादातर जॉन न्यूलैंड भी कहा जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम 3-3 का ग्रुप नहीं बनाते, एक काम करते हम 8-8 का पेयर 8-8 का ग्रुप बना लेते तो हमारा ग्रुप थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, तो अगर फ्यूचर में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे तो हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, मतलब उनके साथ अपन कोई ना कोई प्लेसिंग में अपने को मिल जाएगी। तो दैट्स वाई ही गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। डॉबरन ने क्या दिया था, ट्रायड, इन्होंने क्या दिया था, ऑक्टेव। तो उनके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट से हम उसको अरेंज करेंगे, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, ठीक है। धीरे धीरे एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इस अरेंजमेंट के अंदर, इन दिस अरेंजमेंट, every eighth element of the row had the similar property of the first element of the same row, ठीक है। जो एट्थ एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा। सो डेपिक्टिंग द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक दिस लॉ वॉज डिसमिस्ड। अब बेसिकली क्या था ना, ये ज़्यादा लंबा हुआ नहीं क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक सही बैठ रहा था, उसके बाद फिर इसमें लोचे आना शुरू हो गए। अब इन्होंने क्या किया था ना, लाइक म्यूज़िक का फॉर्म ले लिया था। अगर जैसे हम कहते हैं ना, वी हैव द 8 नोट्स ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, सा रे। वैसे तो खैर ये हम इंडियन के साथ करें, ये तो इंग्लिश से तो उनका तो अलग ही था। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 5 6 7, ठीक है। फिर 8 नंबर फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा सा से। तो फर्स्ट का और एट्थ का जो आएगा वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तो उस हिसाब से लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ। तो देखो 7 9 11 12, तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस हो गया। कैल्शियम तक तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा, कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर जब और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो अगेन प्रॉपर्टीज़ के प्रॉब्लम आने लगी और वो प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मैच नहीं कर रही थी और सही नहीं बैठ रहा था, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, फिर आए थे हमारे पास तीसरे केमिस्ट जिनका नाम है लोथल मेयर्स एटॉमिक, ओके, एक्चुअली लोथल मेयर, तो उन्होंने हम लोगों को एक एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व दिया था 1869 में, ओके। तो क्या था, सुनना है इस चीज़ को अच्छे से। लोथल मेयर और जर्मन केमिस्ट प्लॉटेड अ ग्राफ, ठीक है, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर उनको ये उन्होंने फाइंड आउट किया कि एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ, ठीक है। क्या क्या बोला, देखो बेटा ध्यान से सुनो। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो ग्राफ में सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं लिथियम को छोड़कर, ठीक है, लिथियम को छोड़कर बाकी सारे जो हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इनका पोजीशन जो है वो टॉप पे है। अब देखो बेटा, अब देखो लिथियम तो वहाँ पे है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम सामने सामने है, तो टॉप पोजीशन पे वो लाई करते हैं, ओके। एंड जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेकंड ए वाले ग्रुप एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है, ये ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑन द असेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। असेंडिंग मतलब कि नीचे की तरफ। तो देखो नीचे झुकने वाला जब होता है ना उसको असेंडिंग, ठीक है, नीचे झुकना है। जब तो ग्राफ जब ऊपर जा रहा है हाई पॉइंट पे तो फर्स्ट ग्रुप आ गया, फिर जब ग्राफ नीचे को झुक रहा है ना तो झुकने में देखो आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम आया ना, ठीक है। तो ये हो जा रहा है। तो देखो सेम पोजीशन यहाँ पे सब लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इनर्ट गैसेस की, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम तो लाइक बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है। उसके अलावा बाकी जितने भी इनर्ट गैसेस थे वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट मतलब कि ऊपर चढ़ते हुए पार्ट को, ग्राफ को फॉलो कर रहे थे। एंड सिमिलरली हेलोजेंस जो थे वो भी, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हेलोजेंस में देखो ये रहा, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डिसेंडिंग पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आप ग्राफ भी ड्रॉ करके आओगे तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बता सकते हो। तो ये हुआ था 1869 में। अब क्या होता है ना कि 1869 में जब लोथल मेयर इस तरीके से
प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करके इसे ग्राफ के फॉर्म में उनको समझा रहे थे, उसी साल मेंडलीव जी ने भी अपने कुछ बुद्धि लगाई और उन्होंने भी, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिज्म करने में स्टार्ट कर दिया, मतलब क्लासीफाई करना स्टार्ट कर लिया, और दोनों की थ्योरी ऑलमोस्ट मैच हो रही थी। बट क्या था ना कि जो लॉथर मेयर जी हैं उन्होंने हम लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, और जो मेंडलीव जी हैं उन्होंने हमें बिल्कुल टेबल बताया जिसको हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को इजीली अपन समझ सकते हैं। तो इसके लिए उनकी टेबल ज़्यादा फेमस हुई रेदर देन द लॉथर मेयर्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो द रियल डेवलपमेंट टुक्स प्लेस आफ्टर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उनके बाद ही हुआ था। इन्होंने हमें एक प्यारा सा लॉ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द प्रॉपर्टीज, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। 1 मार्क में अगर आपके सवाल पूछा जाता है, स्टेट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, स्टेट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो आप क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मतलब कि लगातार बदलती जा रही है, एज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, या तो फिर ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है, इस हिसाब से। तो उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियड में, विच इज द हॉरिजॉन्टल रोज, एंड ग्रुप में विच आर द लाइक वर्टिकल रोज, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स। सो द वर्टिकल कॉलम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो वर्टिकल कॉलम से मतलब कि जो ग्रुप्स थे उनमें जितने भी हम एलिमेंट्स रखे उनकी प्रॉपर्टीज सारी सेम थी, ठीक है, इस तरीके से ही आया। इसका तो खैर टेबल बहुत लंबी हो तो हम बना ही नहीं पाएंगे, ओके, और खास उसमें कोई एग्जाम्पल हम दे भी नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से उनका आपको हिस्ट्री पूरा बता देना है, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द आउटलाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा था उसका थोड़ा सा अपन को आउटलाइन मतलब कि ऊपर से बता देना है कि कैसा था, ठीक है, बता देते हैं हम लोग। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ध्यान देना, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया था। अभी तक की जितनी भी थ्योरी अपन ने देखी वहाँ पे एटॉमिक मासेस को उन्होंने वो दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था। अब यहाँ पर जो हेनरी मुजेल्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम एटॉमिक नंबर्स की बात करेंगे और प्रोटॉन के बेसिस पर हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का इज नथिंग बट द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ओके, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है। तो सीधी सी बात हो चुकी है यहाँ पर कि भैया एटॉमिक नंबर इज व्हाट, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट देखो इलेक्ट्रॉन तो क्या ना आता जाता रहता है, वो तो मेहमान है, ठीक है, आया फिर चला गया, गेनिंग और लूजिंग तो चलता रहता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे नहीं करते हैं और जनरली हम ज़्यादा बात करेंगे प्रोटॉन की। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस के अंदर उसके ही बेसिस पे एटॉमिक नंबर्स डिसाइड हुए। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the elements having the same number of valence electrons are placed in the vertical column that are called the groups, ठीक है। तो जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे उनको ग्रुप में रखा गया, ओके। आइए देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखना बेटा, ठीक है। चलो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे कि लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो क्या हो जाएगा 2,1 लिखेंगे। सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2,8,1, ठीक है। फिर पोटेशियम होता है 19, तो क्या लिखोगे बेटा 2,8,8,1, है ना। तो देखो सबके पीछे कितना आया, 1,1,1 आया, तो इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे बेटा इसको अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पीछे 1,1,1,1 है, इसके लिए ये ग्रुप नंबर 1 में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई किस तरीके से हुआ। तो इन्होंने वही कहा, ठीक है, कि जो भी, ओके, ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि जो एलिमेंट्स होंगे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स को हम एक ही वर्टिकल कॉलम में प्लेस करेंगे और उसको अपन बोलेंगे ग्रुप्स। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको हम ग्रुप्स कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा लेफ्ट टू राइट वाले जो रहेंगे उसको अपन कहेंगे पीरियड्स, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है बच्चा, क्या बोला मैंने, टोटल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का पीरियड के अंदर वो इंडिकेट करता है दैट पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो या शेल्स हो, ओके, तो वो अपन को बता देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं,
ये अपन ने लिखा ना, यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 नंबर है, मतलब कि ये पीरियड नंबर किस में होगा बच्चा, 2 में होगा। यहाँ पर 281 है तो 3 कॉन्फ़िगरेशन में आए, तो इसके लिए ये पीरियड नंबर किस में होगा बच्चा, 3 में होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4 है तो ये पीरियड नंबर किस में होगा बच्चा, 4 में होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से पीरियड में लाया करता है, और ये पीरियड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ शेल्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे अगर ये लिथियम है तो लिथियम मुझे अरेंज करना है तो 2,1 ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। ये वाला हो जाएगा K शेल और ये वाला हो जाएगा L शेल, है ना। अगर मुझे सोडियम में जाना है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये होगा K शेल, ये हो जाएगा L शेल और ये हो जाएगा M शेल। तो पता चल गया ना, 3 शेल्स मतलब 3 पीरियड्स होगा, मतलब पीरियड नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी बात मिला जुला के एक ही है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी शेल में अकोमोडेट कर सकते हैं उसको हम डिसाइड करेंगे बाय द 2n², ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, 2n² से इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। डन, चलिए ना। अब आपके पास बस इन्होंने ये दिया हुआ है कि जैसे कि पीरियड नंबर फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पीरियड नंबर फर्स्ट के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितना है, 1 ही है, पीरियड फर्स्ट है, ठीक है। और इसके लिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। कौन से आएंगे, हीलियम और हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 2, K और L, ओके। K और L में कितने हैं यहाँ पर, 8। अब आपको बचपन में सिखाया गया होगा 2, 8, 8, 18, 18, 30, 32, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे, ठीक है। तो उसमें भी एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। बस इस तरीके से आपको थोड़ा टेबल मैंने दिया हुआ है फॉर द आप समझ पाओ कि क्या है। फिर सिमिलरली अपन बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर, दे हैव द आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिकल आउटर शेल मतलब कि जो बाहर वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 होंगे तो ग्रुप 2 में आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 होते हैं तो ग्रुप 13 में आ जाएगा। तो इस तरीके से है यहाँ पर, ओके। तो जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में रहेंगे दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे कि एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 मतलब हाइड्रोजन, कितना है उसका, 1, ठीक है। फिर आता है लिथियम, थर्ड नंबर पे क्या आया, 2,1। फिर सोडियम आया, मैंने आपको पहले बता दिया 2,1,1, तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है अपने पास पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम। तो इन सब के यहाँ पर आप देखो, इन सब में आप देखो तो पीछे क्या है, 1, 1, 1, 1, 1। इसका मतलब कि ये सारे के सारे किस में लाई करेंगे, ग्रुप 1 में लाई करेंगे। बात समझ में आई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में लाई करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉमा करके है उसे बता सकते हैं कि कौन से पीरियड में होगा। यहीं पे कर लेते हैं अपन, देखो यहीं पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसी कोई सॉल्व कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा पीरियड नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे 2,1 मतलब 2 है ना, तो इसके लिए पीरियड नंबर 2, ये हो जाएगा पीरियड नंबर 3, ये 4 हैं, 2, 8, 8, 1, ठीक है। पीरियड 4, यहाँ पे 5 है, पीरियड 5, ये पीरियड 6 और पीरियड नंबर 7। अगर आपको देखना है तो अपनी किताब के अंदर आप निकालिए मॉडर्न पीरियड टेबल और आप देखिएगा ये सब उसी पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 आए ना, तो इसके लिए पीरियड नंबर 7 में लाई करेगा। बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी एलिमेंट एग्जाम में दिया, जैसे समझो आपको दिया था मैग्नीशियम, ठीक है। आपको कहा जाता है कि मैग्नीशियम 12 है, चलो बताओ कि उसका पोजीशन क्या होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। समझो कि आपको मैग्नीशियम दिया हुआ है, कहा गया है कि उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो हमको बताओ कि उसका पोजीशन क्या होगा। कोई बात नहीं, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, 282, ठीक है। 282 के हिसाब से यहाँ पे 1, 2, 3 हुए तो मैं समझ गई पीरियड नंबर 3 में होगा। पीछे 2 है तो इसके लिए ग्रुप नंबर 2 में हो गया, आ गया पोजीशन। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का पोजीशन निकाल सकते हैं। आपको ये 1 मार्क वगैरह में पूछ सकते हैं टू चेक कि आपको वो एक्चुअली टेबल कितना समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन SPDF ब्लॉक, ठीक है। SPDF ब्लॉक में एलिमेंट्स कैसे क्लासीफाई किए गए हैं वो हमें बताना है। तो पहले हम बात करते हैं S ब्लॉक की बेटा। तो S ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर देखें तो उसमें 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1A और 2A,
ठीक है, वो एस ब्लॉक में आते हैं। दे आर डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द एस। ठीक है, चलो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेटल्स। देखो हाइड्रोजन तो बेचारा, उसको तो नाम मेटल में गिनते हैं, नाम उसका नॉन मेटल में गिनते हैं। ठीक है, वो तो जैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से उसकी आइडेंटिफिकेशन अपन बता देते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी एस ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। ओके, और उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s1 से लेकर 1s2। दो ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और तो कितने आते हैं, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन में क्या आया, एक एटॉमिक नंबर कितना है उसका, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1s1। ओके, हीलियम की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 2 है, तो क्या हो जाएगा 1s2, है ना। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। फिर चलिए, तो ये ग्रुप हो गया यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आप देखिए, सो पी ब्लॉक के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आता है कि जितने भी 3A से 8A तक, 3A ग्रुप से 8A ग्रुप वाले जो भी हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक में आएंगे। ओके, दे आर डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द पी ब्लॉक। ओके, नाउ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1 लाइक NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। The only p block element in which the differentiating electrons does not enter into the p orbital is helium। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप p ब्लॉक वालों चार्ट को देखोगे ना बेटा, तो p ब्लॉक वाला चार्ट में अगर हीलियम की बात करते हैं, क्योंकि हीलियम को अपन ने p ब्लॉक वाले चार्ट में रखा हुआ है, राइट साइड वाले में। ठीक है, तो अब उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें तो बेसिकली देखा जाए तो 1s2 में कवर हो जाता है, इसमें p ऑर्बिटल तो आता ही नहीं है। तो खाली एक यही ऐसा है जिसमें p ऑर्बिटल नहीं आता है, बाकी सारे के सारे में आपको p ऑर्बिटल नजर आएगा, जो भी आपके पास राइट हैंड साइड वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन के पास कितने हैं बच्चा, 6 हैं। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो आ गया p ऑर्बिटल। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो Z = 8, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 आ गया। बात समझ में आई। देखो अभी आपके सामने है, देखो आपके सामने है NS2, मैंने जो पहले वाले 2 लिखे थे वो कौन से, 1s2 आ गए। ठीक है, यहाँ पर भी NS2 से, फिर देखो NP1 से लेकर NP6, जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, NP, तो यहाँ पे 2 से लेकर 4 आगे 6 तक जा सकता है, मैं एक और एलिमेंट ले लूँ तो इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। ओके बेटा, जैसे बात करते हैं अपन नियोन की। नियोन होता है Z = 10। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 आ गया ना। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको जनरल फॉर्मूला में अरेंज करूँ बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या बोल रहा है, NS2 कह रहा है, तो देखो ये रहा NS2, ये क्या बोल रहा है NP6। ठीक है, तो अब NS2 में ये वाला और ये वाला NS2 में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों, और यहाँ पे आया NP6 हो गया। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक में आने से पहले 1s ब्लॉक तो सीधी सी बात है बैलेंस ही होगा। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी, तीनों कैटेगरी आपको देखने को मिलती है वहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, वो आते हैं फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक। ठीक है, फर्स्ट बी से 8th बी, इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। वो जो बीच वाला नहीं छोटा सा ऐसे आता है, आपने देखा होगा पीरियड टेबल में। ओ ठीक है, आपने देखा होता है पीरियड टेबल में इस तरीके से ऐसे करके यू बनता है ना पीरियड टेबल। ठीक है, यू बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आते हैं वो डी ब्लॉक वाले आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी ब्लॉक वाले थे, यहाँ पे एस ब्लॉक वाले। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, n-1 डी ब्लॉक में होगा। ध्यान देना कैसे एंटर करेंगे, n-1 डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक्स के साथ साथ कैसे हैं, मेटल्स ही हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते तो क्या होगा, n-1 डी 1 से लेकर 10 तक जाएगा, NS1 या 2 होगा, तो ये अपन को मिलेंगे। और ये एलिमेंट्स जो है वो बोल रहा है कि S और P ब्लॉक के बीच में आता है। देखो मैंने फिगर बना दिया, S और P ब्लॉक के बीच में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, स्कैंडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, Z = 21। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s। अब देखो पहले काउंट कर लो, ये कितने हो गए 6 और यहाँ पे 10, तो यहाँ से मिला के तो 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 8, 18 हो गए। ओके, 21 में से 18 निकाल दो तो कितने बचेंगे 3, तो कितने आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास s में तो खाली 2 ही आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, s में 2 आ गए और 3d1। ठीक है, 3d1, तो देखो आ गया हमारे पास। अब देखो आप ना ध्यान देना, क्या है यहाँ पे n के माइनस में जा रहा है n-1। देखो s कितना है बेटा 4 है, और 4 से -1 करो तो d 3 में आया, मतलब कि जो d ब्लॉक है वो 4s से एक नंबर में कम में जाता है 4s। ठीक है, आगे वाले सब छोड़ दो, वो सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड हो गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है 4s से कम में जाता है। डन। बात करते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा। तो f ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ओके, ये टेबल के बिल्कुल नीचे की तरफ 2 डंडियाँ नहीं होती हैं, वो है जिसको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे n-2f ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको हवा प्रिंसिपल अपन ने लास्ट टाइम देखा था, उससे आपको क्लियर है कि कैसे अपन को कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द चेंज इन अटोमिक रेडियाई व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट में पीरियड में जाते हैं तो अटोमिक रेडियस के साथ क्या चेंजेस आते हैं अपन को बताने हैं। तो चलो, अब सबसे पहले हर एक जो एटम है बेटा उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का है वो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं, हमने आगे चेकआउट कर भी लिया। तो जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाते हैं ना बेटा, तो ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे ऐड होते जाते हैं, बट शेल सेम ही होता है। जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर शेल्स चेंज नहीं आ रहे, शेल्स तो उतने के उतने ही हैं। जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो देगा, प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो अपन को नेट पॉजिटिव चार्ज देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसका खिंचाव ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है इसके लिए और नंबर ऑफ शेल सेम ही है, इसके लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा। अब खींचेगा तो समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, न्यूक्लियस यहाँ पर, इसको खींच रहा है, तो खींच रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो डिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ही पुलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे। न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे तो सीधी सी बात है एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैं समझा दूं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये मैंने अभी ले दिए इतने। तो अभी आप देखो, इसमें होते हैं बच्चा 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं 12, इसमें रहेंगे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ बेटा तो मुझे का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 281, यहाँ पे 282, सुनना मेरी बात को अच्छे से, हाँ, 283, 284, ठीक है, 15 के लिए 285, 16 के लिए 286, 17 के लिए 287 और 18 के लिए 288। देखो सब में 3 कॉमा ही आ रहा है, मतलब 3 फॉर्म आ रहा है, 281, 282। इसका मतलब कि क्लियर हो गया कि ये कौन से में लाइक कर रहा है, पीरियड 3 में। पीरियड 3 में लाइक कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। KLM, एन तो नहीं आएगा, ठीक है, KLM 3 शेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों शेल्स में, मतलब शेल्स उतने ही हैं, खाली धीरे धीरे पहले 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो साथ में नंबर प्रोटॉन्स ही बढ़ते जा रहे हैं, पर शेल्स उतने के उतने ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, प्रोटॉन की ताकत जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी,
ओके, तो प्रोटॉन उसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती जाएगी उनका पुलिंग नेचर जो है प्रोटॉन का वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर देखा जाए ना तो सोडियम का के से छोटा साइज़ जो है वो क्लोरीन का होगा, क्योंकि वो इतना खिंचाव हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है, बिकॉज पुलिंग नेचर ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, बट द नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, इन द ग्रुप वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इसको बताओ। चलो, तो अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज़ होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात, अभी अपन ने उसके बारे में डिस्कस भी किया। तो एटॉमिक साइज़ का अगर हम बात कर लेते हैं तो दैट इज़ कि न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर शेल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन कहेंगे एटॉमिक साइज़, ठीक है। अब ग्रुप में अगर हम जाते हैं, सो व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, ओके, जैसे लिथियम से उसमें आ जाओ, ये वाला है ना, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें अगर हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लिथियम के एक ही शेल है तो यहाँ पर 2,3, ठीक है, 2,1 आएगा ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 लिथियम में। ओके, सोडियम में हम देखते हैं तो न्यूक्लियस हुआ, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। सोडियम में 2, 8, 1 है ना, तो नंबर ऑफ शेल्स KLM, यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे को, ओके, यहाँ पे 2 शेल्स आएंगे, ठीक है, 3, 4 और ये 5, ठीक है, 5 शेल्स आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, अब देखो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ, मैं आपको फिर से समझाऊँ इस चीज़ को। तो जैसे कि आप देखो कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया, साइज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। सिमिलरली आप रुबिडियम को देख लो, तो रुबिडियम में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, फिर 8 यहाँ पे आएंगे, एक और 8 यहाँ पे आएगा, एक और 8 आएगा, 1, 2, 3, 4 और तब जाके 1 यहाँ पे आएगा। तो आप खुद देखो कितना ज़्यादा गैप है, तो इतना ज़्यादा गैप है तो क्या न्यूक्लियस का अपना चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा। इसके लिए जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का पुलिंग नेचर कम हो जाता है नीचे, तब मतलब जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम में जाए तो न्यूक्लियस का पुलिंग नेचर कम हो जाता है, बिकॉज शेल्स बढ़ते जाते हैं। इसके लिए ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं ग्रुप में तो उनकी एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, और जब ग्रुप में हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है, एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों, देखो एंथैल्पी का मतलब क्या है, एंथैल्पी का मतलब है कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये चीज़ याद कर लेना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैसियस एटम की, ठीक है, जो अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, और वो भी कौन से स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट पर है, मतलब कि अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, तो उसको अपन कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं दोबारा बोलूँ तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द गैसियस एटम, ओके, सो दैट हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल पाए। तो जो एनर्जी हम देंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज़ कंसिडर एज अ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस बेटा दोनों आपस में कैसे होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। अभी अपन ने ऊपर एटॉमिक रेडियस देखा था, इसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। तो जिस तरीके से अब देखो ग्रुप में हमने ऊपर देखा कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है, देखा ना। तो ग्रुप के अंदर जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है बेटा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एक चीज़ ना दिमाग में बिठा दो, क्या बिठाओगे दिमाग में, दैट एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी डिक्रीज होगी, अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, सीधा सीधा हिसाब, और कुछ आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ग्रुप में हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो रेडियस साइज इंक्रीज होती है, इसके लिए एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ओके। सो इन द सेम ग्रुप वी गो टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो उनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है,
और शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा गहरा होता जाता है। इस सिचुएशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो निकालना बहुत आसान हो जाता है और थोड़ी सी हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो दैट्स वाई एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब बोलोगे मैम शील्डिंग इफेक्ट, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको तब समझा दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी थोड़ा सा मैं होल्ड पे रखती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीरियड के अंदर जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एंथैल्पीज की वैल्यू डिक्रीज होती है। गिव रीज़न। देखो अभी वही का वही आया, साफ साफ देख लो, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा ना, हमने क्या देखा कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। मैंने आपको ये वाला रिजल्ट बता दिया, बता दिया ना। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस वही चीज़ तो बोलनी है वहाँ पर भी, क्या ही बोलना है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स थोड़ा समझाने के लिए अपन बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अब देखो जब हम लोग मूव करते हैं वन एटम अक्रॉस द पीरियड तो एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, ओके। और जब हम लोग पीरियड में ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स आते तो एक ही शेल में है, सेम शेल्स में ही आते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग मतलब समझो प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो तो डिक्रीज होता ही है, क्योंकि पीरियड में डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द पुलिंग नेचर ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। और न्यूक्लियस के बहुत करीब हो जाते हैं। अब जब न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल को इतना पकड़ के रखेगा तो तुम हीट दोगे तो सोचो कितनी हीट देनी पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अगर समझो कि मैंने एक सॉफ्टवेयर को यूँ कस के पकड़ के रखा, बच्चे नहीं पकड़ रखते हैं, सॉफ्टवेयर कस के पकड़ के रखते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है उनसे वो सॉफ्टवेयर छुड़ाने के लिए, ठीक है। उन्होंने कस के पकड़ रखा हुआ है। तो न्यूक्लियस इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को पीरियड में कस के पकड़ के रखता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए एंथैल्पीज जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है बेटा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। तो बस इतना ही है, मेन खाली आपको फिर लर्न करना है, मैंने आपको इसका एक्सप्लेन तो कर लिया। सो ये थोड़ा सा ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम, ओके, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सब जो है वो इंक्रीज, ये थोड़ा सा एक्सेप्शंस में जाते हैं ये दोनों, ठीक है। वेल अब बात करते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ना बच्चों एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई द वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो कह रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि उसकी ज़्यादा होती है सेकंड से, सेकंड की ज़्यादा होती है फर्स्ट से। क्यों ऐसा होता है, देखो अब पहली बात तो इस पॉइंट को समझो कि जो एंथैल्पी होती है उसका मतलब क्या होता है। तो अगर सिंपल सी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक एटम में से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अपन ने आगे देख भी लिया था, ठीक है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, इसमें अपन बनाएंगे लाइक हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो इसका मतलब कि जो भी एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ओके। बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन तो इस कॉल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम कहेंगे एंथैल्पी। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इतनी एनर्जी चाहिए हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। देखो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि देखो जैसे कि mg है, अब अपन बचपन में देखते हुए आए थे कि हम बोलते हैं कि mg दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर लेता है और क्या बना देता है Mg+2 और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, याद है ना 10th में 9th में सबको सिखाया होगा। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते बेटा, ये चीज़ याद करना। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है और +3 आयन बना देता है, ठीक है। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है ना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलता है, ओके। तो अब पॉइंट को समझना, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। अब आप पॉइंट को समझना, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके। सो एल्यूमिनियम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि ये गैसियस एटम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। सो अब
जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहेंगे फर्स्ट एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, आयोनाइजेशन हीट एनर्जी, इसके डेल्टा आया, ठीक है। तो यहाँ पर पहली एनर्जी सो एंड सो निकली, समझो कि X अमाउंट जो है उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। डन। अब देखो यहाँ पर ये जो एंथैल्पी है उसको अपन किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। सो नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट M इज कॉल्ड द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे बात बोलूँ कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लूँ फिर से मैं, अब Al+ आया, ठीक है। अब Al+ में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने हैं, मतलब एक और निकालना है, तो Al+2, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस दौरान जो मेरी एंथैल्पी आएगी उसको मैं कहूँगी एंथैल्पी नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट बता दूँ फिर मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। फिर जैसे हम बात कर लेते हैं कि Al+2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा Al3+ और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस दौरान जो एंथैल्पी आएगी उसको मैं डेल्टा H3 बोलूँगी। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो हायर होती है, विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी आप लॉजिकल थोड़ा सा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, समझो, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लूँ, ठीक है। नाउ आप एक बात समझिए कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ओके। तो ये हुआ एक उसका शेल, 1 मिनट खाली समझ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ये हो गया उसका दूसरा शेल, ठीक है, ओके। और एक तीसरा और बना देती हूँ मैं। एग्जाम्पल समझोगे आपको पूरा क्लियर होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अरे रुको, ठीक है। तो चलो ये है हमारे पास। अब बेसिकली अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये हुआ हमारा K शेल, ये हो गया L और ये हो गया M। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, क्या है बेटा 283, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना, ओके। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला, पॉइंट को समझना, अब जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला, नाउ अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो इसका मतलब कि प्रोटॉन भी 13 है और इलेक्ट्रॉन भी 13 है। बात समझ में आई इतनी? चलो, तो पॉइंट यहाँ पर ये ऐसा है कि यहाँ पर तो 13 प्रोटॉन उतने ही, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देती हूँ, ये निकल गया, तो अब कितने बच गए, 2। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, 13। प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब कि न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आई? तो पहले तो निकल गया, अब जब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा हो गया पहले से, मतलब मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि जो मेरा सेकंड एंथैल्पी होगा उसकी वैल्यू मुझे ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो समझो मैंने इसको भी निकाल दिया बाय गिविंग द मोर हीट एनर्जी। इतना क्लियर हो गया। अब कितने हो गए बेटा, तो ये 12 की जगह कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने हैं, मतलब प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा इसमें हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास पुलिंग नेचर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इसके लिए जो फर्स्ट एनर्जी होती है, ठीक है, उसकी जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो कम होती है कंपेयर टू द सेकंड, और वो कम होती है कंपेयर टू द थर्ड। इसका उल्टा लिखो तो सबसे ज़्यादा थर्ड में एनर्जी जाएगी, फिर सेकंड में जाएगी, फिर फर्स्ट में जाएगी। बात समझ में आई? बस ये एग्जाम्पल अगर आप समझ चुके हो ना तो दैट इज़ द पॉइंट, और कुछ है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको यही बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, कैसा चार्ज है, इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये,
बात समझ में आई? ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, वो ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव बढ़ता जाएगा। खिंचाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमें उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से निकालने के लिए। Thus, ionization enthalpy also increases with the increased effective nuclear charge. इसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग डेल्टा H3 बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो बस वही पॉइंट है। तो ऐसे जो भी लास्ट वाला होगा उसके पास एनर्जी, उसमें एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, मतलब उतना ज़्यादा हमें हीट देना पड़ जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। अब चलूँ आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नंबर एक्चुअली हो जाएगा 8 था ना, ये वाला 8, ये हो गया 9। ओके, नीचे कर दिया ना, इसके नंबर गायब हो गए। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपसे? ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज हमें देती हैं, मतलब और ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। तो क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि एंथैल्पी क्या है वो समझ लेते हैं। तो बड़ा साधारण सा है। ठीक है, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब अपन ने क्या बोला? हीट एनर्जी देना ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाए। इसमें उल्टा है, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, सो द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, न्यूट्रल गैसियस एटम अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करेगा तो बट ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव आयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान जो भी एंथैल्पी में बदलाव होता है, जो भी एनर्जी, जो भी हीट में बदलाव होता है, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका सिंबल होता है डेल्टा EgH। वहाँ पे डेल्टा I था ना, यहाँ पे Eg आता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि X एक एलिमेंट है हमारे पास, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हो जाएगा? X नेगेटिव चार्ज आ गया। Okay, so the electron gain enthalpy becomes more and more negative from left to right as we move across the period में जब लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो क्या होता है? अब देखो रीज़न है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो रीज़न समझो बेटा। तो रीज़न ऐसा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, एटॉमिक साइज कम होती जाएगी। आगे वाले क्वेश्चन में देखा था अपन ने, एटॉमिक साइज कम होगी तो न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर्स, ठीक है, याद कर लेना, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है वो क्या करेंगे? अट्रैक्शन को इंक्रीज कर लेंगे। तो इंक्रीज इन द अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव बढ़ती जाती है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो और ज़्यादा फोर्स आएगा, फिर और ज़्यादा फोर्स आएगा, तो इस तरीके से फोर्स जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, सेम चीज़ की अगर हम डिस्कस करते हैं ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। ठीक है, सो इन द सेम ग्रुप विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ग्रुप में आपको पता है नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है, लेस नेगेटिव होती है। क्यों? अब सीधी सी बात है, जब हम लोग ग्रुप में आते जाते हैं तब एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों इंक्रीज होते हैं। उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही थी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। ये लो देखो, भूल मत जाओ, ये रहा क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मच मोर। ठीक है, एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। दैट मीन्स कि एटॉमिक साइज जो है, मतलब एटॉमिक नंबर आप बोल दो, चलो एटॉमिक साइज आप बोल देते हैं, तो एटॉमिक साइज का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, इसके लिए अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन, जब आएगा भी इलेक्ट्रॉन तो उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन देता होगा नहीं, इसके लिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या हमें कम नेगेटिव नज़र आएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द चेंजेस
इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप में जाते हैं, और जब हम सेम पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आता है। सबसे पहली बात तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि जब एक कंपाउंड होता है, ठीक है, तब ना एक एलिमेंट जो है तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो दूसरे वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं समझे? देखो, समझो कि मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2,7, ठीक है, तो बट इसकी साइज़ भी ज़्यादा है, फ्लोरीन की साइज़ भी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन, तो अब देखो जैसे कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो जब ऐसे यूँ करके शेयरिंग करेंगे, ठीक है, जब ये शेयरिंग करेंगे तो जो फ्लोरीन है उसका पावर ज़्यादा होगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना का, ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन दमदार है वो, हाइड्रोजन बेचारा खेखली कुछ है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है, तो वो फोर्स लगा ही नहीं सकता, टग ऑफ वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, तो फ्लोरीन का फोर्स ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को अपना खींचने के लिए। तो जो भी एक एलिमेंट दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बहुत ज़्यादा तरीके से, उस प्रोसेस को और उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अब कह रहा है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या चेंजेस देखते हैं, और जब पीरियड में जाते हैं तो क्या चेंजेस देखते हैं। अब मैंने पहले पीरियड वाला लिख दिया, तो पहले उसको रीड कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है अपन को, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि एटॉमिक का साइज़ कम होगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सबके अंदर ऑलमोस्ट यही चलती आ रही चीज़ें, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही है। तो इसके लिए द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो जो नॉन मेटल वाले हैं ना, उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गेन करने की, खींचने की। इसके लिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो मेटल्स तो लूज़ करते हैं, ठीक है, वो इतना उनमें इतनी टेंडेंसी होती नहीं है गेन करने की, ठीक है, पर जो पी ब्लॉक वाले जो सारे थे ना नॉन मेटल वाले, उनके पास टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब आप जैसे बात को सुनना ध्यान से, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जा रहे हो पीरियड में, तो रेडियस कम हो रहा है, तो न्यूक्लियस के प्रति इलेक्ट्रॉन्स का खिंचाव ज़्यादा है, मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। तो ये वाला जो एटम होगा जब वो किसी और के साथ कंबाइन होगा तो वो खिंचाव इतना ज़्यादा है कि दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से पीरियड में ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आया समझ में अच्छे से? चलिए सेम चीज़ अपन बात करते हैं ग्रुप में। तो सीधी बात है, ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। मेन पॉइंट तो ये कि एटॉमिक साइज़ बढ़ती जाती है और न्यूक्लियस का चार्ज डिक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का वो न्यूक्लियस से इतना होता ही नहीं है, डिक्रीज़ होता है। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको नोट करके पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि ये इस आंसर का पार्ट नहीं, पर मैं सोचा तो आपको दे देती हूँ। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड केसियम इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड टेबल, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 छोटी से क्वेश्चन हैं। वाई इज़ द साइज ऑफ द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द पेरेंट आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन की साइज़ पेरेंट आयन से छोटी क्यों होती है, और नेगेटिव आयन की साइज़ पेरेंट आयन से ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो हालांकि शायद कुछ बच्चों को समझ में आ भी चुका होगा, लॉजिकल आंसर है। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, मतलब एन आयंस, ठीक है, उनका रेडियाई जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द पेरेंट एटम। सिमिलरली पॉजिटिव का कम होता है कंपेयर टू द पेरेंट एटम, ठीक है, क्योंकि कैटायन जो है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द पेरेंट एटम, जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो अभी आप खुद सोचो, चलो इस पॉइंट को समझो आप। मैं इसको नीचे ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को समझें तो ये एक शेल, ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं दूसरे शेल की, ओके।
फिर बात करते हैं तीसरे शेल की। समझना ध्यान से अच्छे से इसको। तो बेटा अब देखो, मैं सोडियम की बात कर लेती हूँ जो मैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सोडियम के अंदर अगर हम देखते हैं तो सोडियम के पास क्या होता है 281, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अभी साइज देखो कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बाहर वाला जो है वो ऑर्बिट चला गया। तो बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसको अगर मैं हटा दूँ, चला गया। अब मेरे को बताओ क्या रेडियस उतना रहा? अब मेरे को बताओ रेडियस उतना रहा? नहीं रहा ना। अब रेडियस कितना हो गया? अब रेडियस इतना हो गया। तो साफ साफ हो गया, साफ साफ समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो रेडियस कम हो गया क्योंकि ऑर्बिट ही चला गया ना। तो इसके लिए एनायंस के अंदर, ठीक है, सॉरी कैटायंस, ठीक है, इसके लिए जो कैटायंस होते हैं उनका प्रोटॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो सीधी बात है साइज़ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एनायंस की जो साइज़ होती है वो स्मॉलर होती है देन द कैटायन, ठीक है। नाउ सिमिलर इन द केस ऑफ एनायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग क्लोरीन की, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लें अपन क्लोरीन का, तो ये अपना एक शेल, ठीक है, एक और बना देते हैं, ये अपना एक और शेल, ठीक है, एक और बना देते हैं। समझना ज़रूरी है, समझोगे तो सब चीज़ें आसान लगेंगी। अब देखो जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि क्लोरीन की बात कर लेते हैं हम। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो मतलब कि 287 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl माइनस बना देगा। तो यहाँ पे 7 की जगह कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो इतना तो क्लियर हो गया। 17 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे न्यूट्रल एटम के अंदर, 17। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 17 और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे 18। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया, क्या बोलते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो देखो एज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन अ प्रोटॉन, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। इसके लिए क्या होगा, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट्स वाई एनायन की साइज़ जो होती है वो उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होती है। क्लियर, डन। चलिए नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 13 होगा ना, 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ K प्लस Cl माइनस S माइनस 2 Ca प्लस 2 और रीज़न बताओ। अब देखो रीज़न समझ के आपको पता चल जाएगा। एनायंस जो हैं वो लार्जर होते हैं कैटायंस के, अभी हमने देखा, ठीक है। क्यों होते हैं, अब सिंपल सा एक लॉजिक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, क्या बोल रही हूँ मैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा साइज़, उतनी ज़्यादा साइज़। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा। इन्होंने बोला है साइज़ के थ्रू बताओ, तो नेगेटिव चार्ज मतलब S2 माइनस, तो पहले वो आ गया, फिर Cl माइनस वो आ गया, फिर प्लस आएगा और फिर Ca प्लस 2 आएगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, तो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे कम होता जाएगा उसकी साइज़ भी कम होती जाएगी। सिंपल सा पॉइंट आ गया, ठीक है, कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। सिमिलरली आपको बोला गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ बताओ इसके अंदर, और जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको जो दिए हुए हैं आयंस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 F माइनस O2 माइनस और C4 माइनस। तो अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में क्या करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो ऑक्सीजन ना Na एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे तो अभी 10 बच गए। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 12 थे तो 10 आ गए। Al 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 13 थे तो 10 हो गए। F के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने ले लिया तो 10 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 2 ले लिए तो 10 हो गए। और C के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 4 ले लिए तो 10 हो गए। मतलब सबके पास देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है,
ठीक है, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, तो कैसे अरेंज करें? तो देखो अब यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं ये सारे के सारे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के अंदर जो आयोनिक रेडियाई होते हैं एनायंस के, वो लार्जर होते हैं देन द कैटायंस। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे एनायंस जो हैं वो लार्जर होंगे कैटायंस के। ठीक है, मतलब कि जो नेगेटिव होगा वो ग्रेटर में जाएगा देन द पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो द साइज ऑफ द एनायन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ओके, अब एनायन की चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पर है? O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर पॉजिटिव चार्ज भी हो तो कम से ज़्यादा में चलते जाओगे, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे आपको जब अरेंज करने के लिए आते हैं तो आप लॉजिक लगाओ। अब सोचो कि पहले तो आप ये देखो कि आपको जो भी आपको आयंस दिए हुए हैं वो आयंस किस पैटर्न में है। जैसे यहाँ पे सब में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो सीधी बात होगी वो हो गए अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अब कहाँ जाऊँ मैं? ठीक है, तो अब अपन को चार्ज एनायन कैटायन के हिसाब से देखना पड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोगों ने भी एनायन कैटायन देखा था, जहाँ पे अपन न्यूक्लियर चार्ज की बात की कि भाई जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसकी साइज़ ज़्यादा। हालांकि आप इसमें ये फंडा लगा सकते हो, सेम फंडा लग जाएगा इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेम फंडा इसमें लगेगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट फ्रॉम LiBNONC हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाई। ठीक है, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो हमें बताओ। सो देखो, Li का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1। ठीक है, Be का होता है 1.5। अब B मैं आपको एक पूरा सीरीज बता रही हूँ। ठीक है, पहले आप समझो। Be का होता है 1.5, कार्बन बोरोन का होता है 2, कार्बन का होता है 2.5। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 3, फिर क्या आता है यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 3.5 और फ्लोरीन का होता है 4। ठीक है, अब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बता दो। यहाँ पर वैल्यू सबके सामने है, तो सबसे पहले क्या आएगा? C आ जाएगा, फिर कौन आएगा? O आएगा, फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा, फिर बोरोन आएगा एंड लास्ट में लिथियम आ गया। डन, आ गया आंसर। ओके, नाउ बेसिकली अगर आप बोलोगे कि मैम तो हमें क्या वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी इन सब की? वैसे ये टेबल छोटी सी है तो शायद लर्न भी कर लो तो बेटर ही है, बट ठीक है, एक पॉइंट आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि ये सारे के सारे पीरियड, ये सारा का सारा पीरियड में है। ठीक है, देखो याद करो, ये पूरा पीरियड जाता है अपना, ये है अपना पीरियड नंबर 2। कौन सा पीरियड? पीरियड नंबर 2। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है कि नहीं होती? आगे ऊपर दिखा था हमने, क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में अगर हम जाएंगे सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आप देखो, सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? कार्बन का होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कार्बन को लिखा मैंने, ऑक्सीजन आएगा ना मुझसे, एक सेकंड, मैंने गलती कर ली है यहाँ पर। ओके, फ्लोरीन के बाद तो ऑक्सीजन आएगा ना। हाँ सॉरी, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरोन एंड देन लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की साइज़ जो है वो क्या हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो साइज़ कम, सिंपल। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो साइज़ कम, किसमें? इन पीरियड, याद कर लेना, किसमें? इन पीरियड। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका रहेगा अपने पास 5 और ये रहेगा 3। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो रेडियस कम, और रेडियस कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो जो अपन ने ऊपर क्वेश्चंस किए थे ना, उसी का ही रिलेशन। तो नोट्स आप अगर बनाते हो, कुछ करते हो, तो आप ये रिलेशंस को याद करना, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस आपको ये रिलेशन याद करना, कौन किससे कैसे कंपैरिजन में किया जाता है। मेन मुद्दा यही है इस चैप्टर का, और कुछ भी नहीं है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन तो करते हैं हम लोग। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट की। किसकी? शील्डिंग इफेक्ट। देखो, शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का एक दूसरा नाम भी है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये केमिकल फिनोमेना है जो बताता है
दैट हाउ द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम एंड द न्यूक्लियस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। ठीक है, नहीं समझे? चलो समझाती हूँ मैं। देखो अब आप समझो कि ये फर्स्ट बेंच है, ठीक है, यहाँ पे एक सुंदर सी आपकी क्रश बैठी हुई है, ठीक है। सेकंड बेंच है, सेकंड बेंच पे एक मोटा सा लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, और ये थर्ड बेंच है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ओके, अब आपको अपनी क्रश को देखना है, पर ये मोटा लड़का इतना मोटा है कि वो आपको देखने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये जो आपकी क्रश है, जो आपकी बाबू सोना बैठी हुई है, तो वो न्यूक्लियस मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक लाइन इलेक्ट्रॉन की पूरी एक लाइन मान लेते हैं और आपकी सेकंड लाइन मान लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन इलेक्ट्रॉन की और ये सेकंड लाइन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है ना वो सेकंड लाइन के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करेगी, ठीक। कबाब में हड्डी की तरह काम करते हैं वो। तो बोलेगे भाई हट हट हट, न्यूक्लियस मेरा है, तू कैसे मिलेगी, मतलब ना मेरा ना तेरा, तेरे को मिलने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो कबाब में हड्डी वाली बात है ये। तो कबाब में हड्डी है तो वो आपको देखने भी नहीं दे रहा कि वो क्या कर रही है, ठीक है। आंखों को सुकून कैसे मिलेगा? तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हुआ, ये इनर शेल और ये आउटर शेल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स बना रहे हैं, ठीक है, और बाहर वाले भी कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है, पर बाहर वालों को ये लोग न्यूक्लियस से इंटरेक्ट होने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स तो है बट बहुत वीक फोर्स है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोटेक्शन फोर्स या प्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो इसके लिए इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कैसे होता है? जो योद्धा पहले लड़ते थे तो उनके हाथ में एक तलवार होती थी, एक शील्ड होता था, ठीक, खुद को बचाने के लिए। तो बेसिकली ये जो इनर शेल्स है ना, वो शील्डिंग इफेक्ट की तरह काम करते हैं। तो इसके लिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि मैंने समझा दिया आपको अभी भी उसके आगे लेक्चर में। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन एन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया ना वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है। तो कैसे फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एकदम खींचेगा, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब एक तो बेचारे ने हाइड्रोजन शेयर किया, भाई चल तू कंप्लीट हो जाए, तेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, तो ये बात हो गई, उंगली दे रहा है हाइड्रोजन, उसका बड़ा हाथ पकड़ रहा है, ठीक है, लालची इंसान जैसा। तो उंगली ऐसे खुश नहीं है बट वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है बेटा? व्हेन मेटल्स आर अज्यूम टू बी क्लोजली पैक्ड इन द स्फीयर ऑफ द क्रिस्टल्स। चलो मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ बता दूँ। तो मेटेलिक रेडियस का मतलब किस तरीके से है कि समझो आपके पास एक बक्सा है, मतलब एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में सीधी सी बात है, मेटल के एटम्स जो हैं वो ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे कि नहीं होंगे ना। तो जब दो एटम्स ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इन दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, उसको अगर डिवाइड बाय 2 कर लेते हो तो उसको अपन कहते हैं मेटेलिक रेडियस। इतना ही है, ठीक है। तो देखो 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस को हम क्या बोले? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लोजेस्ट मेटल एटम, ओके, इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड द मेटेलिक रेडियस। सिंपल, ठीक है ना, हो गया ना। एंड द लास्ट वन इज द कोवेलेंट रेडियस। तो भैया ये क्या होता है? तो अगेन 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे याद कर लेना, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। होमो मतलब सेम, डायटोमिक मतलब ये खाली 2 एटम्स, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे वाले, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि एक एटम है और ये दूसरा शेयर करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। सिंपल, इतना ही है, ठीक है बच्चा। तो
तो यहाँ पे मैंने आपको द मोस्ट क्वेश्चंस दे दिए, प्लीज़ आप इनको लर्न करते रहिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। अगेन जिसमें आप काफ़ी सारे 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं इसके अंदर। तो चैनल पे बने रहिए, डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, और आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो डू कमेंट में आप मुझे बताते जाइए। मीनवाइल मैं आपको जो मटेरियल मुझे ऑथेंटिक लग रहा है या जो भी है मैं आपको प्रोवाइड करती जा रही हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आपके फीडबैक शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स एक तरीके की खुशी भी देते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि चलो बच्चों को समझ में आ रहा तो हम आगे और काम करते हैं। थोड़ी बहुत लेजीनेस आ जाती है हमारे अंदर, तो आपके कमेंट मिलेंगे और आपके लाइक्स मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं आपको और ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।